इस आवाज़ को ध्यान से सुनो। नहीं, ये मैंने अपने टेरेस से हवा की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करी है। इसे फिर से ध्यान से सुनो और इस बार इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ये आवाज़ हमारे प्लैनेट की है ही नहीं। ये हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट वीनस की सरफेस ऑडियो है और जो आपको ड्रिल जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है वो वीनस की सरफेस में ही ड्रिल करी जा रही है। ये वहाँ की एक्चुअल ओरिजिनल साउंड है। अब इसे वापस ध्यान से सुनो। ओके, लेकिन वीनस तो काफ़ी दूर है ना, तो हमारे पास ये आवाज़ आई कैसे? एक्चुअली हमारे पास सिर्फ ये आवाज़ ही नहीं है, हमारे पास में कई सारी फ़ोटोज़ भी है जो वीनस की सरफेस की एक्चुअल फ़ोटोज़ है। तो वीनस के ऊपर वेनेरा नाम से सोवियत यूनियन ने कई सारे स्पेसक्राफ्ट भेजे थे। इसमें से जो वेरेना 3 नाम से जो स्पेसक्राफ्ट था और ये क्रैश लैंड हुआ था 1 मार्च 1966 को। तो 1966 में ही हम वीनस के सरफेस पर क्रैश लैंड कर चुके थे। ऑल्दो सिर्फ क्रैश लैंडिंग ही थी, लेकिन ये काफ़ी बड़ी बात थी। अब उसका एटमॉस्फेयर इतना डेंस था कि जैसे जैसे वो स्पेसक्राफ्ट नीचे जाता जा रहा था वो उस एटमॉस्फेयर प्रेशर को नहीं झेल पाया और सरफेस तक पहुंचने के पहले ही वहाँ का डेटा हमारे पास में आना बंद हो गया था। अब आया वेरेना 4। इसने पहली बार अर्थ के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट पर जाकर के वहाँ का प्रेशर रिकॉर्ड किया था। अब इसके बाद जब वेरेना 7 को बनाया गया तो साइंटिस्ट ने इसे मेसिवली बहुत ज़्यादा ही ओवरबिल्ड कर दिया था, इस हिसाब से कि अगर वहाँ पर फिर से ऐसा कुछ होता है, क्योंकि पिछली बार हम प्रॉपर सरफेस टेम्परेचर और बाकी सारी चीज़ों को मेजर नहीं कर पाए थे, हमें एग्जैक्टली नहीं पता था कि मैक्सिमम वहाँ कितना लेवल का प्रेशर और टेम्परेचर को झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा ओवर इंजीनियर किया। इस ओवर इंजीनियरिंग के बाद में जब वहाँ जाकर के उसने सरफेस टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिकॉर्ड किया तो वो ये था 90 एटमॉस्फेयर का प्रेशर और 465 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। ये वहाँ का सरफेस टेम्परेचर है। इसके बाद में वीनस ऑफिशियली हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट बन गया और इसके बाद में ये बेसिकली क्लियरली देखने लग गया कि वहाँ पर लाइफ का होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वेल, इट डजंट लुक लाइक अ वेरी ग्रेट प्लैनेट टू स्टे, बट इट डज लुक लाइक अ वेरी गुड प्लैनेट टू स्टडी एंड एक्सप्लोर। अब इसके बाद जो अगले प्रोब्स गए थे उनको बहुत अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया था। पहले वाले प्रोब 1-1 टन के थे, नए वाले प्रोब जो है वो 5 टन के बनने लग गए। अब वेरेना 9, 10, 11 और 12 ये 4 प्रोब भेजे गए थे। इसके अंदर 2 कैमरा लगाए गए। ये पैनोरामिक व्यूज़ लेना था, एक साइड में 180 डिग्री और दूसरे साइड में 180 डिग्री। वहाँ 2 कैमरे लगे थे और इन दोनों कैमरास को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 लेंस कैप लगे हुए थे इनके ऊपर। लेंस कैप लगे हैं जिसे खोला जाना था सही टाइम आने पर, और वो नहीं खुले। और इन चारों प्रोब्स के अंदर दोनों साइड में जो कैमरा लगे हुए थे, इसमें से वेरेना 9 और वेरेना 10 इन दोनों के अंदर एक कैप तो खुल गया, दूसरा कैप नहीं खुला। जो एक कैप खुल गया था वहाँ से हमें एक फ़ोटो मिली। ये वहाँ की फ़ोटो है। इंसानों ने पहली बार किसी दूसरे प्लैनेट पर जाकर वहाँ के सरफेस की फ़ोटो देखी, वहाँ के सरफेस की फ़ोटो खुद खींची। अब वेरेना 10 और 12 के अंदर तो दोनों ही कैप्स नहीं खुले, लेकिन वेरेना 9 जो है वो करीब करीब 1 घंटे के आसपास वहाँ टिक गया था। वेरेना 12 तक आते आते ये टाइम बढ़ करके 2 घंटे के आसपास थोड़ा बहुत पहुँच गया था। अब आता है वेरेना 13 और 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से वेरेना 13 जो था उसने खींची सबसे ज़्यादा फेमस फ़ोटो जो हमने ली थी वीनस के सरफेस से। अब वेरेना 13 तक के तो कैमरास थे हमारे पास में और वहाँ की फ़ोटोज़ आ गई थी। वेरेना 14 में लगाकर भेजा था एक माइक्रोफोन और इस माइक्रोफोन ने वही आवाज़ रिकॉर्ड की थी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में सुनी थी। ये है वो आवाज़, वापस से सुनिए। तो इस तरीके से सोवियट्स ने बेसिकली इंसानों ने 8 बार अपना बनाया हुआ एक मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट को वहाँ पर भेजा था और वहाँ पर लैंड भी करवा दिया था। अब जैसे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये सारे वेरेना प्रोब्स के जो लैंडिंग टाइम्स थे ये सारे बहुत पहले के थे। बेसिकली ये सोवियत यूनियन ने भेजा था जो 1991 के बाद तो एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो उसके बाद इतने लंबे टाइम तक के हमने हमारे तरफ से वीनस के सरफेस पर कुछ भी नहीं भेजा। तो आगे कुछ प्लान्स है क्या? हाँ है।
रशिया जो है वो आगे 2026 से लेकर के 2031 के आसपास कहीं एक प्लान कर रहा है एक और वेराना मिशन को कैरी करने का। अब इसमें कितनी क्या चीज़ें रहेंगी वो हमें आगे निकल के शायद पता लगे, लेकिन एक मिशन है तो सही जो पाइपलाइन में है। और सोवियत यूनियन के ये मिशन इतने इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस प्लानट है। ये सरफेस अगर आप बाहर से देखो तो ये बहुत ही प्लेन और काम दिखता है, यही अंदर जाकर के इतना खतरनाक है जहाँ पर 450 डिग्री का सरफेस टेम्परेचर, 90 ATM का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 किलोमीटर के ऊपर हवाएं चल रही है और उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड जैसी चीज़ों की बारिश हो रही है। इतने भयंकर और भयानक तरीके के एटमॉस्फेयर में क्या इंसान कभी जा पाएगा?